जय जवाहर दोस्तों, मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा बजट। वैसे बजट और राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बजट क्या होता है और बजट से संबंधित जो जो बातें अपने को जानना है अर्थव्यवस्था में, उन सबको जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बजट से संबंधित, वो क्या है? राजकोषीय नीति। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम कि ये होता क्या है राजकोषीय नीति। साथ में विभिन्न प्रकार के घाटे होते हैं, उस घाटे की बात करेंगे। और लास्ट हम लोग क्या देखेंगे? FRBM एक्ट, जो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिसको बोला जाता है FRBM एक्ट, उसकी बात करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले बात होता है कि राजकोषीय नीति क्या है ना। तो राजकोषीय नीति की अगर बात करें कि राजकोषीय नीति किसको बोला जाता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। राजकोषीय नीति, तो देखो राजकोषीय नीति किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा बोला गया है कि सरकार के वित्तीय स्थिति को, सरकार के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती है, इन्हें सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है जी। तो राजकोषीय नीति है क्या? तो भारत सरकार जो है हमारी, इस सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है, उन सभी नीतियों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति को बनाने एवं क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी, बनाने एवं क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी, तो ये किसकी होती है? तो बोला जाता है कि ये जिम्मेदारी है भाई किसकी? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की। किसकी? तो याद रखिएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की। तो आपको माइंड में रखना है कि ये जो बनाया जा रहा है नीति, इसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की। आपको माइंड में रखना है थोड़ा सा। ठीक है जी। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है राजकोषीय नीति को बनाना, निर्माण करना, उसका क्रियान्वयन करना। तो राजकोषीय नीति क्या होता है समझ में आ गया? सिंपल सी बात। क्या बोलेंगे कि भारत सरकार की या सरकार के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु जो भी नीतियां बनाई जाती है, उनको क्या बोल दिया जाता है? राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। अब आता है विभिन्न प्रकार के घाटे, है ना। जब हम बजट पढ़ते हैं तो बजट के अंतर्गत बहुत सारे घाटे, या राजकोषीय नीति के अंतर्गत, ये दोनों एक ही है ना, बजट और राजकोषीय नीति एक ही साथ पढ़ा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के घाटे में क्या क्या घाटा आता है? तो विभिन्न प्रकार का घाटा, तो अब आप इसको समझना है इसमें क्या क्या होता है। एक तो बोला जाता है कि राजकोषीय घाटा क्या है ना। राजकोषीय घाटा। इसके बाद बोला जाता है क्या? क्रियात्मक घाटा। कौन सा घाटा? क्रियात्मक घाटा। उसके बाद बोला जाता है क्या? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा। उसके बाद बोला जाता है आपका क्या? बजट घाटा। देन निवल राजकोषीय घाटा। निवल राजकोषीय घाटा। उसके बाद एक और घाटा होता है जिसको हम बोल देते हैं क्या? राजस्व घाटा।
राजस्व घाटा। और एक और घाटा होता है जिसको बोला जाता है प्रभावी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो प्रभावी राजस्व घाटा। अब इतने कॉन्सेप्ट को अपने को समझना है, इतने प्रकार के घाटे होते हैं, ठीक है। तो आपको माइंड में रखना है थोड़ा सा। राजकोषीय घाटा होता है, बहुत मेजर चीज़ है राजकोषीय घाटा। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, क्रियात्मक घाटा, क्रियात्मक घाटा। उसके बाद क्या, प्राथमिक घाटा, निवल राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। इतने को अपने को समझना है। हम एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या टर्म और इनका अर्थ क्या है। चलिए, सबसे पहले आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, फिर लाइन आ गया। तो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे स्टार्टिंग में क्या, राजकोषीय घाटा। अब ये राजकोषीय घाटा है क्या, तो देखो राजकोषीय घाटा का मतलब अगर डायरेक्ट एक वर्ड पे अगर बोलोगे ना, तो एक वर्ड में बोल दिया जाता है सरकार का जो कुल ऋण होता है, इसी को बोल दिया जाता है राजकोषीय घाटा। अगर एक वर्ड की मैं बात करूं तो इसको क्या हम डायरेक्ट बोल देंगे, सरकार के ऊपर जितना भी ऋण है वही क्या है, राजकोषीय घाटा है, कुल ऋण। ठीक, अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। अगर मेंस में आ गया तो भाई ऐसा लिख दोगे, सरकार का कुल ऋण क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा दूसरे वे में समझेंगे। राजकोषीय घाटा यह क्या करता है, सरकार के कुल आय, सरकार के कुल आय एवं कुल व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। इसकी गणना में गणना, ठीक है जी, इसकी गणना करते समय सरकार की जो कुल प्राप्तियां होती है, सरकार की कुल प्राप्तियों में ऋण को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। मतलब मैं बोला ना, सरकार का कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को दर्शा रहा है। तो ये जो कुल आय है, इस कुल आय को ही हम क्या बोल रहे हैं, कुल प्राप्ति। ठीक है, तो ये जो कुल प्राप्तियों है इसमें ऋण को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऋण को शामिल नहीं किया जाता, तो ऋण को शामिल इसमें नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में सरकार के कुल आय और व्यय के अंतर की भरपाई के लिए सरकार जो ऋण लेती है उसी को क्या बोला जाता है, सम्मिलित रूप से राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, इस अंतर की भरपाई के लिए सरकार जो भी ऋण लेती है, इन्हीं ऋण को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं मैं, सरकार के आय और व्यय के बीच जो अंतर है उसकी भरपाई के लिए सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है, इसी ऋण की राशि को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाता है। तो आप ऐसा लिख लेंगे क्या, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, कुल आय और व्यय के बीच जो अंतर होता है, इसकी भरपाई के लिए
सरकार जो ऋण लेती है, सरकार जो ऋण लेती है, इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, आप लोग लिख लीजिएगा। सरकार जो ऋण लेती है, इन्हीं ऋण को सम्मिलित रूप से राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। लेती है, इसी के आगे इन्हीं ऋण को सम्मिलित रूप से राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मीन्स क्या, अगर डायरेक्ट बोलूँ तो एक वर्ड में कुल ऋण। तो सरकार देखो, अब ये जो भरपाई हो रही है, मतलब ये जो घाटा हुआ है, घाटा, अब मान लो जस्ट एग्जाम्पल फॉर सरकार का जो आपका क्या हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल, सरकार ने क्या किया, सरकार का जो आय था वो आय था सरकार का 100 रुपीज़, और सरकार का जो व्यय हुआ वो क्या हुआ 200 रुपीज़। अब अंतर कितना उत्पन्न हुआ, अंतर उत्पन्न हुआ क्या 100 रुपीज़ का। इस 100 रुपीज़ की भरपाई कैसे करेगी सरकार, तो हो सकता है इसकी भरपाई के लिए क्या करे सरकार, ऋण को वापस मांगे। अगर सरकार ने कोई ऋण दिया होगा उस ऋण को क्या बोलेगी, वापस दो। या सरकार क्या करे, विनिवेश करे, क्या करे, विनिवेश करे। या सरकार क्या करे, निजीकरण करे। तो मान लो सरकार ये तीनों काम की और सरकार को क्या मिल गया, 50 रुपये मिल गया, इन तीनों से 50 रुपये मिल गया। अब ये 50 रुपये बच गया, इस 50 रुपये को सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। तो यही जो 50 रुपया है ये आपका क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। बात समझ रहे हो, यही 50 रुपया। देखो अंतर तो उत्पन्न हुआ, अंतर क्या हुआ 100 रुपया हुआ। अब इस अंतर की भरपाई के लिए सरकार के पास और भी ऑप्शन है। क्या, जो सरकार ऋण दी है पहले से किसी देश को, उससे बोलेगी कि भाई हमारा ऋण वापस करो, मूलधन वापस करो, ठीक। या फिर सरकार क्या बोलेगी, चलो भाई अब तो और पैसा लेना है, जुगाड़ करना है, तो हम क्या करें, अपना कोई संपत्ति को बेचते हैं। तो बेचना दो तरीके से होता है, या तो विनिवेश करेगी या फिर क्या करेगी, निजीकरण कर देगी। समझ में आया। विनिवेश मीन्स क्या, मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। निजीकरण मीन्स क्या, मालिकाना हक जिसको बेचेगी उसके पास चले जाएगा। तो इससे भी पैसा जुगाड़ करती है, भरपाई करती है। बट इससे जब नहीं हो पाता तब सरकार क्या करती है, चलो भाई अब क्या करेंगे, ऋण लेंगे, और यही ऋण क्या होगा, राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक। अब बात समझना, ये जो सरकार का कुल ऋण होता है इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। सरकार का जो ऋण होता है, कुल ऋण, ये दो प्रकार से होता है। एक को बोला जाता है आंतरिक ऋण, एक को बोल दिया जाता है क्या, आंतरिक ऋण, और नेक्स्ट वन को बोला जाता है बाह्य ऋण। अब आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण में क्या क्या आता है, तो आंतरिक ऋण में आपका आता है क्या 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 मैं बताया हूँ आप लोग को उस समय, ठीक। एक बताया हूँ WMA की राशि। अब यहाँ RBI नहीं बोलेंगे, RBI का ऋण, RBI के अंतर्गत जो ऋण ले रही है वो क्या है, WMA की राशि, और क्या, अधिविकर्ष की राशि, ठीक है। अधिविकर्ष की राशि बता चुका हूँ मैं इन दोनों को, क्या होता है ऋणार्थ प्रबंधन के साथ, और क्या WMA की राशि, ये दोनों क्या होता है, ऋण होता है। इसके बाद सरकार क्या करती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको ऋण के रूप में इस्तेमाल करती है। पोस्ट ऑफिस की जमा राशि, पोस्ट ऑफिस की क्या, जमा राशि, ये भी सरकार ऋण के रूप में इस्तेमाल करती है। किसान बचत पत्र का जो होता है पैसा, किसान बचत पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, इसको भी क्या करती है, इसको भी ऋण के रूप में इस्तेमाल करती है। तो किसान बचत पत्र है ये, ठीक है, पत्र थोड़ा अटपटांग लिखा गया है, पत्र है, ठीक है। चलिए ये आंतरिक ऋण हो गए, ठीक। अब बाह्य ऋण में क्या क्या आएगा, तो बाह्य ऋण में सरकार क्या क्या करेगी, IMF से बोलेगी हमको ऋण दे दो भाई, या फिर वर्ल्ड बैंक से बोलेगी हमको ऋण दे दो भाई, या फिर क्या बोलेगी, एशियन डेवलपमेंट से बोलेगी हमको ऋण दे दो भाई, या फिर क्या करेगी, अन्य देशों की सरकार या वित्तीय संस्थानों से, अन्य वित्तीय संस्थानों से, अन्य विदेशी वित्तीय संस्थानों से। तो अदर फॉरेन फाइनेंस इंस्टीट्यूट, है ना, अन्य विदेशी वित्तीय संस्थानों से और विदेशी क्या बोलेंगे, किसी विदेशी सरकार से, क्या हो गया, तो क्या बोलेंगे, विदेशी सरकार, किसी अन्य देश की सरकार से, ठीक है जी। तो मैं क्या बोला, सरकार का जो ऋण होता है ना, इस ऋण को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोल दिया जाता है आंतरिक ऋण,
आंतरिक ऋण मीन्स क्या, जो देश के अंदर से लिया गया है, देश के अंदर से। और दूसरा क्या होता है, बाह्य ऋण, जो देश से बाहर से लिया गया है, ठीक है। और इसी आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोल दिया जाता है, सरकार का राजकोषीय घाटा, ठीक है जी। राजकोषीय घाटा मीन्स क्या, कुल ऋण। तो इसी कुल ऋण, ये ऋण जो होता है सरकार का, ये आंतरिक और बाह्य में क्या होता है, डिवाइड होता है, और फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, राजकोषीय घाटा। तो मैं राजकोषीय घाटा मीन्स क्या बताया, सरकार के आय और व्यय के बीच का अंतर क्या करता है, राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। ये है नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंतर बहुत है, तो वो पूरा अंतर ऋण नहीं ले रही है सरकार, है ना, इसलिए दर्शाता है, ठीक है। इसकी गणना करते समय मैं क्या बोला, सरकार की कुल प्राप्तियों में ऋण को शामिल नहीं किया जाता। जब राजकोषीय घाटा करते हैं तो भाई कितना आय हुआ, तो उस आय में ऋण को शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो विनिवेश वगैरह सबको शामिल कर रहे हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि यही ऋण क्या है, इस घाटे की भरपाई के लिए जो सरकार ऋण ले रही है, जो अंतर की भरपाई के लिए ऋण ले रही है, वही क्या कहलाता है, आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। इस तरीके से देखें तो सरकार के द्वारा गया कुल ऋण ही क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। मैं क्या बोला, इस राजकोषीय घाटा या अंतर की भरपाई के लिए समझाया मैं, एक क्या सरकार क्या करेगी, अंतर की भरपाई, ऋण वापस मांगेगी, विनिवेश करेगी, निजीकरण करेगी, लेकिन इसको शामिल नहीं करेंगे राजकोषीय घाटा में। राजकोषीय घाटा में जो सरकार भरपाई के लिए ऋण लेगी, सिर्फ उसी को शामिल करेंगे। इस तरीके से सरकार का जो ऋण होता है, ये दो प्रकार में डिवाइड होता है, तो इसको याद रखना है आपको। WMA की राशि, अधिविकर्ष, PPF, PO की जमा राशि, किसान बचत पत्र। बाह्य ऋण क्या होता है, जो विदेश से लेगी, विदेशी संस्थानों से या सरकारों से, वो सभी क्या हो जाएगी, विदेशी ऋण। और इन्हीं दोनों ऋण को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, याद रखिएगा जी। चला, तो राजकोषीय घाटा पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ना है अपने को, ये बाकी क्रियात्मक, प्राथमिक, निवल, बजट और प्रभावी राजस्व घाटा। चलो देखते हैं करके ये सब क्या है। क्रियात्मक राजस्व घाटा, फंक्शनल फिजिकल डेफिसिट इंग्लिश नेम है, वैसे सबका मेरे को पता नहीं है, जिसका पता होगा उसका बोल दूंगा। क्या बोला, क्रियात्मक है ना, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा। सिंपल सा है, ये सब मुश्किल चीज़ नहीं है। चलो, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो देखो क्रियात्मक राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा फंक्शनल फिजिकल डेफिसिट, है ना। चलो, ये होता क्या है, तो हमारा जो ना फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। इस राजकोषीय घाटा में से क्या करते हैं, उस वित्तीय वर्ष के उस वित्तीय वर्ष के मुद्रास्फीति के दर के मौद्रिक मूल्य को घटा देते हैं, मौद्रिक मूल्य को घटा देते हैं। मीन्स क्या, जब क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, जो मुद्रास्फीति की दर होती है ना, उसको एक मौद्रिक मूल्य प्रदान कर दिया जाता है, और उस मौद्रिक मूल्य को क्या कर दिया जाता है, राजकोषीय घाटे से माइनस कर दिया जाता है। तब अपने को क्या मिल जाता है, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा। याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी वित्तीय वर्ष में जो मुद्रास्फीति की दर होती है, उस दर को एक मौद्रिक मूल्य प्रदान कर, ठीक है, उस मूल्य को क्या करते हैं, उस वर्ष के राजकोषीय घाटे में से घटा देते हैं। तब अपने को क्या मिलता है, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा। इसी चीज़ को लिख लेना है आप लोग को। मैं यहाँ एक क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया इसका, बाकी आपको इसको शब्दों में लिख लेना है। ओके, चलिए, ये हो क्या हो गया, क्रियात्मक, मतलब टोटल जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें से क्या कर दो, उस वर्ष जो हमारी मुद्रास्फीति की दर है उसको, चलो मान लो हमारा जैसे कि 100 रुपीज़ हमारा क्या है, GDP है,
ठीक। इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो इन्फ्लेशन रेट बोल दिए 5% है। इन्फ्लेशन रेट क्या है 5%, तो इसका मौद्रिक मूल्य क्या हो गया 5% मीन्स 5 रुपये। ठीक है जी। जीडीपी 100 रुपीज़ है, इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो इस 5% को मौद्रिक मूल्य प्रदान किए तो कितना हो गया। अब हमारा मान लो राजकोषीय घाटा कितना था 25 रुपये था, तो इस 25 रुपये में क्या कर दिए 5 रुपये को घटा दिए, तो 20 रुपये हमारा क्या निकल जाएगा क्रियात्मक राजकोषीय घाटा। इसी चीज़ को मैं बोला हूँ। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रियात्मक के बाद प्राथमिक राजकोषीय घाटा। तो प्राथमिक राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब राजकोषीय घाटा में से, जब राजकोषीय घाटे में से, ये राजकोषीय घाटा जो है इसमें घटा देते हैं, तो किसको घटाते हैं, तो उस वर्ष चुकाए गए ब्याज की राशि को। मतलब सरकार जो ब्याज पे कर रही है उस ब्याज की राशि को जब घटा दिया जाता है राजस्व घाटे में से, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताएं कि उस वर्ष चुकाए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज की कुल राशि को घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो जब राजकोषीय घाटे में से उस वित्तीय वर्ष में, उस वित्तीय वर्ष में चुकाए गए ब्याज, ऋण पर जो ब्याज पर सरकार बहुत ऋण लेके रखी है ना, तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है ब्याज के रूप में बहुत राशि सरकार को देना पड़ता है, तो उस ब्याज की राशि को जब माइनस कर देते हैं तब क्यों क्या कहलाता है अपना प्राथमिक राजकोषीय घाटा। तो याद रखिएगा उस वित्तीय वर्ष में चुकाए गए ब्याज की राशि को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ब्याज की राशि को जब घटा दिया जाता है तब वो हमारा क्या कहलाता है प्राथमिक राजकोषीय घाटा। तो प्राथमिक राजकोषीय घाटा क्या है, जब राजकोषीय घाटे में से उस वित्तीय वर्ष में चुकाए गए ऋण के ऊपर जो ब्याज की राशि है, ऋण के लिए चुकाए गए ब्याज की राशि को क्या कर देती है माइनस कर दिया जाता है। तो कुल राजकोषीय घाटे में से उस वित्तीय वर्ष में सरकार जो ब्याज पे कर रही है उस ब्याज की राशि को घटा दिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है हमारा प्राथमिक राजकोषीय घाटा। याद रखिएगा। चलिए तो प्राथमिक राजकोषीय घाटा भी हो गया हमारा। तो अब हमारा क्या बच रहा है, कौन सा घाटा बच रहा है अभी, तो बजट घाटा, राजकोषीय घाटा ठीक, क्रियात्मक हो गया, प्राथमिक हो गया। अब क्या बचा बजट घाटा, निवल राजकोषीय घाटा और राजस्व। चलो निवल राजकोषीय घाटा पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। तो निवल राजकोषीय घाटा क्या कहला रहा है, निवल राजकोषीय घाटा। अब ये क्या है, तो निवल राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, जब राजकोषीय घाटा में से, जब राजकोषीय घाटे में से किसको माइनस किया जा रहा है, तो हमने बताया भी कि प्राथमिक राजकोषीय घाटा अगर देखना है तो किसको माइनस करते हैं ब्याज की राशि को। लेकिन जब निवल राजकोषीय घाटे को अपने को क्या करना है गणना करना है, तो इस राजकोषीय घाटे में से हम लोग उस वर्ष चुकाए गए मूलधन की राशि, उस वर्ष चुकाए गए ऋण के मूलधन की राशि को घटा दिया जाता है, ऋण के मूलधन की राशि को। मान लो सरकार क्या कर रही है 1 लाख करोड़ रुपया पे कर रही है, 1 लाख करोड़ रुपया दे रही है। इस 1 लाख करोड़ में से मान लो 80,000 करोड़ रुपया क्या है, 80,000 करोड़ रुपया हमारा क्या है ब्याज है, और 20,000 करोड़ रुपया क्या है सरकार मूलधन भी दे रही है। ठीक, तो इस 80,000 करोड़ को अगर माइनस कर देंगे ब्याज को तो हमारा क्या कहलाएगा प्राथमिक राजकोषीय घाटा, कुल राजकोषीय घाटे में से। और यदि इस 20 करोड़ को माइनस कर दिए तब वो हमारा क्या कहलाएगा निवल राजकोषीय घाटा। क्यों, क्योंकि ये क्या है मूलधन है। तो मैं क्या बोला उस वर्ष चुकाए गए
ऋण के मूलधन की राशि को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यह मैं माइनस लिख दिया हूँ इसीलिए। तो जब इसी को आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो ना, मैं तो एज अब समझा रहा हूँ, ऐसे आप लोग उसको सेंटेंस में लिखो और नीचे में ये फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे इसी का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखा मैं, नेट फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट माइनस उस वर्ष चुकाए गए ब्याज की राशि, उस वर्ष चुकाए गए ऋण के मूलधन की राशि, मूलधन की। इसी प्रकार प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट, प्राथमिक राजकोषीय घाटा, तब क्या बोलेंगे, फिजिकल डेफिसिट माइनस फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या करेंगे, उस वर्ष चुकाए गए ऋण पर या ऋण के ब्याज की राशि। ये दोनों आपका फॉर्मूला के रूप में हो गया और शब्दों में मैं जो बोला उसको लिख लेना। बात क्लियर हुआ। चलिए अब आता है आपका बजट घाटा। बजट घाटा क्या होता है, तो बोला जा रहा है भाई बजट घाटा इन द सेंस क्या, तो बजट घाटा हमारा बोल रहा है, ये सिंपल सा वर्ड है, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बजट घाटा क्या, बजट घाटा तो ये क्या कर रहा है, सरकार की कुल आय, सरकार की कुल आय और व्यय, कुल प्राप्ति और कुल व्यय, आय की जगह से कुल प्राप्ति और व्यय के बीच का अंतर को दर्शाता है, के बीच के अंतर को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। मतलब कुल आय और कुल व्यय में सरकार का आय हुआ है 100 रुपया और व्यय कितना हुआ है 200 रुपया, अंतर कितना हो गया आपका 100 रुपया। तो ये 100 रुपया आपका क्या है, बजट घाटा है। अब इस बजट घाटे की भरपाई के लिए सरकार क्या करेगी, विनिवेश तरफ से राशि जुटाएगी और दूसरा क्या, ऋण लेगी। तो ये ऋण हमारा क्या है, ये हमारा राजकोषीय घाटा है। इसलिए सरकार क्या कर दी है, अब फोकस इस पे करती है सरकार, बजट घाटे पे फोकस नहीं करती। इसलिए इस बजट घाटे को 1997 से सरकार ने शून्य मान लिया है। क्या मान लिया है, शून्य मानती है सरकार को। इससे मतलब नहीं हमारा बजट घाटा कितना है, ये शून्य रहता है। सरकार का फोकस अब पूरा किस पे है, राजकोषीय घाटे पर है, उसको नियंत्रित करने पर फोकस है। तो याद रखिएगा बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, सरकार की कुल आय और व्यय के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, बजट घाटा कहलाता है, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसको क्या मान लिया है, 1997 से सरकार इसको शून्य मानती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, बजट घाटे को। ये अब उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं रह चुका है, लेकिन जानना है, ठीक। अब हम बात आता है नेक्स्ट हमारा जो बचा, क्या बचा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया राजकोषीय, क्रियात्मक, प्राथमिक, बजट और निवल राजकोषीय घाटा। तो बचा हमारा क्या, अब बचा हमारा क्या, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तो देखो अगर राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा क्या होगा, मैं बताया हूँ आपको, सरकार का आय जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, व्यय जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो राजस्व आय अगर क्या है, राजस्व आय राजस्व व्यय से कम है तब उसको क्या बोल देंगे, राजस्व घाटा। मतलब जब सरकार का राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होता है, राजस्व व्यय से कम होता है, ठीक। या दूसरे शब्दों में जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व आय से क्या होता है, ज़्यादा होता है ना,
तो इसके बीच जो अंतर उत्पन्न होता है उसको क्या बोल देते हैं, राजस्व घाटा, या इस स्थिति को क्या बोल देते हैं, राजस्व घाटा। मीन्स क्या, सरकार का राजस्व व्यय हो रहा है, 200 रुपीज़ एक्सपेंडिचर कर रही है, और सरकार का ये क्या एक्सपेंडिचर है, और सरकार का इनकम कितना हो रहा है, वो 100 रुपीज़ हो रहा है। तो ये जो 100 रुपीज़ क्या हो रहा है, अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ, यही आपका क्या हो रहा है, राजस्व घाटा। और ये सरकार के लिए बुरी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि राजस्व व्यय मीन्स क्या होता है, उपभोग व्यय होता है, जो दैनिक क्रियाकलापों पे सरकार क्या कर रही है, व्यय कर रही है ना। उससे ना ही पूंजी का निर्माण हो रहा है, ना ही देयता में कमी आ रही है, और वो क्या है, उपभोग व्यय है। और सरकार का यदि उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए अगर ऋण लेना पड़े तब ये बहुत बुरी स्थिति मानी जाती है। अरे भाई, आप ऋण ले रहे हो और ऋण से अगर क्या कर रहे हो, संपत्ति का निर्माण कर रहे हो, मीन्स क्या, अगर पूंजीगत व्यय कर रहे हो तब सही है। लेकिन आप ऋण लेकर अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति कर रहे हो, वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि दे रहे हो, तब तो गलत है ना, है ना। तो इसको बहुत बुरा माना जाता है किसी भी सरकार के लिए, राजस्व घाटे को। ठीक है, तो राजस्व घाटा है क्या, जब सरकार का राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होता है, या फिर जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व आय से क्या होता है, अधिक होता है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, राजस्व घाटे की स्थिति कहते हैं। अब अधिक है मतलब अंतर है, तो यही अंतर क्या कहला रहा है, आपका राजस्व घाटा कहला रहा है। ठीक है, यही बस आप याद रखिएगा, यह लिख लीजिएगा इस बात को कि यह किसी सरकार के लिए बुरी स्थिति होती है, यह किसी भी सरकार के लिए बुरी स्थिति होती है, यह किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए बुरी स्थिति होती है। ठीक है जी, स्थिति होती है। और साथ में क्या बोला जा रहा है, राजस्व घाटा यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, क्योंकि यह बुरी स्थिति होती है, क्योंकि आगे लिख लो, और क्योंकि यह दर्शाता है कि सरकार को अपने दैनिक खर्चों के लिए, सरकार को अपने दैनिक खर्चों के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, ऋण लेना पड़ रहा है, दैनिक खर्चों के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर सरकार ऋण लेकर अपना उपभोग व्यय पूरा कर रही है, दैनिक व्यय के करने के लिए वेतन भत्ते पेंशन इन सभी के लिए क्या कर रही है, पूंजी के रख रखाव मेंटेनेंस, इन सब के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ रहा है, तब ये बुरी स्थिति मानी जाती है। ठीक है, और यही बोला जाता है कि भाई दैनिक स्थिति के लिए ऋण लेना गलत है। एक होता है ऋण का स्वर्णिम नियम, ये क्या होता है, बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ डेप्थ, ऋण का स्वर्णिम नियम। तो इसका मतलब बोला जाता है सरकार लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऋण का स्वर्णिम नियम सरकार के लिए क्या है, तो क्या है, ऋण की राशि को, ऋण की राशि को पूंजीगत व्यय में इस्तेमाल करना, पूंजीगत व्यय में इस्तेमाल करना। ठीक है जी, या फिर पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेना, पूंजीगत व्यय के लिए क्या करना, ऋण लेना, ये ऋण का स्वर्णिम नियम, पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेना। समझ में आ रहा है, मतलब अगर सरकार को संपत्ति का निर्माण करना है तब सरकार ऋण ले, ऐसा नहीं सरकार क्या कर रही है, उपभोग व्यय पूरा करना है, वेतन भत्ते पेंशन महंगाई भत्ता ये सब देना है, पेंशन छात्रवृत्ति देना, ये सब के लिए सरकार अगर ऋण लेने लगेगी तब तो वो देश डूब जाएगा। तो ऋण लो, लेकिन किसके लिए लो, पूंजीगत व्यय के लिए, ना कि राजस्व व्यय के लिए। तो पूंजीगत व्यय में खर्च करना ऋण की राशि को, यही बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ डेप्थ, याद रखिएगा। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ डेप्थ या फिर ऋण का स्वर्णिम नियम इसको कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, राजस्व घाटे की बात हम लोग कर लिए। ठीक है, राजस्व घाटा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं किस पर, हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा है क्या, प्रभावी राजस्व घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा तो समझ लिए, तो ये प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो रहा है अब। ठीक है, तो
जब राजस्व घाटे में से, जब राजस्व घाटा में से राज्यों को अनुदान दी गई, राज्यों को अनुदान दी गई राशि की उस मात्रा को घटा दिया जाता है, राशि की उस मात्रा को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग राज्यों ने, जिसका प्रयोग राज्यों ने पूंजीगत व्यय के रूप में किया है, पूंजीगत व्यय के रूप में किया है। मैं आप लोग को बजट का जब उपकरण पढ़ाया हूँ वहाँ पर सब बताया था राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व आय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है। राजस्व व्यय में मैं आपको बताया था कि भाई जो केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है वह भी क्या है, राजस्व व्यय में शामिल होता है। अब केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत राज्य की मुख्यता क्या है, राशि है। राज्यों के हिस्से की जो भी वित्त है वो क्या करता है, सिफारिश करता है, उतनी राशि केंद्र क्या करता है, अपना IGST में से क्या कर देता है, प्रदान कर देता है, सेंट्रल GST में से दे देता है। तो ये GST की राशि वित्त आयोग की सिफारिश पर जो मिलती है राज्यों को, इसी को बोला जा रहा है क्या, राजस्व में आ गया है, राज्यों को दिया गया अनुदान। अब इस राशि से राज्य सरकार क्या कर रही है, दो प्रकार के खर्च कर रही है। एक तो क्या कर रही है, दैनिक उपभोग पर भी खर्च करती है और दूसरी तरफ पूंजी का भी निर्माण करती है। तो जो पूंजी के निर्माण में व्यय की गई है या पूंजीगत व्यय के रूप में जो खर्च किया गया उसको घटा दिया जाता है राजस्व घाटे में से। समझ में आ गया है। तो राज्यों को दिया गया अनुदान की वह राशि जिसका प्रयोग राज्य पूंजीगत व्यय के रूप में करते हैं उसको घटा दिया जाता है राजस्व घाटे में से। तब हमारा जो निकल के आता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, तो हमारे अभी के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा क्या, बात किया टॉपिक के अंतर्गत राजकोषीय घाटा के तहत सबसे पहले राजकोषीय नीति क्या है। तो मैं क्या बोला, सरकार के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु जो भी नीतियां बनाई जाती है उन्हें क्या बोल दिया जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। सम्मिलित रूप से इसके निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है, वित्त मंत्रालय की होती है। उसके बाद ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, विभिन्न प्रकार के घाटे। और इस विभिन्न प्रकार के घाटे में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा मीन्स क्या, सरकार के द्वारा लिया गया कुल ऋण ही क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसे आंतरिक और बाह्य में डिवाइड किया जाता है। सरकार के कुल ऋण को, आंतरिक ऋण देश के अंदर WMA की राशि, अधिविकर्ष की राशि, PPF की राशि, किसान बचत पत्र और क्या, पोस्ट ऑफिस की जमा राशि। बाहर ऋण जितना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है या अन्य सरकार है या अन्य संस्था है विदेशों के, उन सभी से जितना ऋण लिया गया है ये बाहर ऋण। और आंतरिक और बाहर ऋण को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। तो हम यहाँ एक लाइन और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर राजकोषीय घाटा में कि सरकार के आंतरिक एवं बाह्य ऋण को ही संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, आंतरिक एवं बाह्य ऋण को संयुक्त रूप से राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो राजकोषीय घाटा के बाद में क्या बताया आपको, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा। क्या बोला भाई, राजकोषीय घाटे में से क्या करते हैं, जब उस वित्तीय वर्ष का जो मुद्रास्फीति का दर है उसको एक मौद्रिक मूल्य प्रदान करके उसमें से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है कुल राजकोषीय घाटे में से, तब वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक राजकोषीय घाटा। प्राथमिक राजकोषीय घाटा क्या है, जब राजकोषीय घाटा में से क्या करते हैं हम, उस वर्ष चुकाए गए ब्याज की राशि को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऋण पर चुकाए गए ब्याज की राशि को कुल राजकोषीय घाटे से घटा दिए, तब क्या बचा हमारा, प्राथमिक राजकोषीय घाटा। उसके बाद बात आ रहा है निवल राजकोषीय घाटा। तो निवल राजकोषीय घाटा क्या है हमारा, यहाँ लिखा है निवल राजकोषीय घाटा क्या है। तो निवल राजकोषीय घाटा बोला जा रहा है जब राजकोषीय घाटे में से क्या किए, उस वर्ष चुकाए गए मूलधन की राशि को घटा दिए। ऋण है उसमें जो मूलधन अपन दे रहे हैं उस राशि को घटा दिए, तो वो क्या हो गया हमारा, निवल राजकोषीय घाटा। बजट घाटा क्या है, तो सरकार के कुल आय में और व्यय में जो अंतर है उसी को क्या बोला जा रहा है, बजट घाटा। ठीक है।
और इस बजट घाटे को सरकार ने क्या माना है, 1997 से शून्य मान लिया है। याद रखिएगा, फोकस अब क्या है हमारा, राजकोषीय घाटे पे है। नेक्स्ट क्या है हमारा, राजस्व घाटा। तो राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच जो अंतर है उसको क्या बोला जा रहा है, राजस्व घाटा। ठीक है, मीन्स यदि अगर सरकार का राजस्व व्यय राजस्व आय से क्या है, ज़्यादा है, या सरकार का राजस्व आय राजस्व व्यय से कम है, तब ऐसे स्थिति को क्या बोला जाता है, तो ये राजस्व घाटे वाली स्थिति होती है। और जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, उतना राजस्व घाटा कहलाता है। बात क्लियर हुआ। यह राजस्व घाटा किसी भी सरकार के लिए बुरा होता है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि सरकार को अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, ऋण लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये गलत है कि आप दैनिक क्रियाकलापों के लिए या उपभोग व्यय के लिए क्या कर रहे हो, ऋण ले रहे हो। दूसरी तरफ ऋण का स्वर्णिम नियम यह बोलता है कि आपको किसके लिए ऋण लेना चाहिए, पूंजीगत व्यय के लिए, संपत्ति के निर्माण के लिए आप क्या करो, ऋण लो। ये ऋण का स्वर्णिम नियम है। अब बात आ रहा है क्या, लास्ट अपना क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि भाई राज्यों को दिया गया अनुदान की वह राशि जो राज्य क्या कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च किए हैं। तो राज्यों को जितना भी अनुदान दिया जा रहा है उस अनुदान में से राज्य जितनी भी राशि पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च कर रहे हैं उन समस्त राशि को राजस्व घाटे में से घटा दिया जाता है। तो जो हमारा प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, है ना, क्या, प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ घाटे का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, FRBM एक्ट के बारे में, कि 2003 में जो FRBM एक्ट आया उसमें क्या प्रावधान थे राजकोषीय घाटे को लेकर, और उसमें क्या संशोधन किया गया और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये सब मैं पूरा बताऊंगा। बहुत कुछ है उसमें रहने के लिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आप लोग अच्छा लगा है, समझ में आया है, आप चाहते हो कि और आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये लोग जाने, ऐसा पढ़ें, उनको कुछ सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत शेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता रहूं और आप लोग के लिए ऐसा क्लास समय समय पर लेके आता रहूं। चलिए ठीक है, सब कल मिलते हैं हम, ठीक है।